हेलो डियर्स, वेलकम टू कोर्स आशा। मैं इंद्रजीत सिंह और हम शुरू कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स लेक्चर 3। 2 लेक्चर हो चुके हैं। एल्केन्स की प्रिपरेशन हमने करी है, थोड़ी बहुत केमिकल प्रॉपर्टीज़ करी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाइट्रेशन तक हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट करी थी, मैकेनिज्म देखा था। आज शुरुआत नाइट्रेशन के आगे नया टॉपिक सल्फोनेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ही प्रोसीड कर रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स लेक्चर 3 बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक सल्फोनेशन। ये एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम काम कर रहे थे। सल्फोनेशन और बेसिक प्रिपरेशन वगैरह प्रीवियस लेक्चर्स में है, जिसकी छुट्टी है वो जाके कंप्लीट कर सकता है। सल्फोनेशन क्या है समझो कि किसी भी एल्केन में SO3H, ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप इसको बोलते हैं हम लोग, ये किसको रिप्लेस करे? रिप्लेसेस H एटम। किसी एक H एटम को चेन में ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप रिप्लेस करे तो हम कहते हैं कि सल्फोनेशन करा रहे हैं। और सल्फोनेशन जो है वो किसकी प्रेजेंस में होता है? अगर ये देखना हो तो दिमाग में होना चाहिए कि H2SO4 प्लस SO3 गैस। ठीक, इनमें से जो H2SO4 है ये स्पेशली फ्यूमिंग होना चाहिए। अगर ये फ्यूमिंग है तो ये रिएक्शन हो जाएगी आसानी से। ठीक है, तो किसी भी एल्केन में एक हाइड्रोजन एटम को सल्फोनिक एसिड ग्रुप, मैं इधर से इसका नाम लिख देता हूँ, ठीक है ना, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। सल्फोनिक एसिड ग्रुप अगर किसी एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करे और H2SO4 प्लस SO3 फ्यूमिंग की प्रेजेंस में, तो हम कहते हैं कि सल्फोनेशन करा रहे हैं। ठीक है, इसी रिएक्शन को सल्फोनेशन कहते हैं, कुछ खास नहीं है उसमें। ठीक है, अगली बात जो करनी है वो ये है कि किस टेम्परेचर पे होती है, किस कंडीशन पे होती है। तो चलो रिएक्शन करके देखते हैं। लगभग 670 के आसपास का टेम्परेचर, 680 के आसपास का टेम्परेचर केल्विन में होता है। ठीक है, देखते हैं, रिएक्शन करके देखते हैं। देखो जैसे लिखा हुआ है CH3 CH2 होल 4 CH3। तो बेसिकली बीच में 4 कार्बन है, कोने कोने में एक कार्बन है, तो 6 कार्बन की बातें कर ली। तो बेसिकली ये एन हेक्सेन टाइप की चीज़ है, ज़्यादा जगह नहीं है इसलिए मिलाकर लिख दिया। नॉर्मल हेक्सेन है हमारे पास। इसमें हमने क्या किया, H2SO4 डाला। और H2SO4 स्पेशली हमने बोला हुआ था ये कि फ्यूमिंग होना चाहिए तो ही काम बनेगा, फ्यूमिंग H2SO4। और ये SO3 गैस होनी चाहिए और 680 के आसपास का केल्विन में टेम्परेचर होना चाहिए। जैसे ही आप ये करेंगे तो कोने वाले कार्बन से आप एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और SO3H ग्रुप उसमें ऐड कर दीजिए। तो भाई हमारे पास CH3, उसके बाद CH2 होल 4 और फिर बना CH2। एक इस वाले हाइड्रोजन को हटाया, एक हाइड्रोजन हटाया, यहाँ लगा दिया SO3H। ठीक, और साथ में ये H2O और निकल जाएगा। ये जो कंपाउंड हमारे पास बन के आ रहा है ये सल्फोनेटेड कंपाउंड हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं सल्फोनेशन। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सल्फोनेशन। अच्छा, ईज ऑफ सब्सटीट्यूशन कैसे होता है समझो। अगर कोई कहेगी ईज ऑफ सब्सटीट्यूशन का क्या मतलब कौन सा हाइड्रोजन आसानी से डिस्प्लेस हो जाएगा। जो आसानी से डिस्प्लेस हो जाएगा, जिसको रिप्लेस किया जा सकता है सबसे आसानी से, वहीं रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखें, जो 3 डिग्री हाइड्रोजन्स होते हैं, 3rd डिग्री हाइड्रोजन होते हैं, वो आसानी से निकल जाते हैं। 2 डिग्री उससे मुश्किल से निकलते हैं, 1 डिग्री सबसे मुश्किल से निकलते हैं। तो ईज ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन्स 3rd डिग्री में सबसे ज़्यादा है, यानी कि हम लिख लेते हैं ईज ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ H एटम। तो ये याद रखने वाली बातें, इसी से सवाल पूछे जाते हैं। 3 डिग्री का मैक्सिमम है, 2 डिग्री का उससे कम है, 1 डिग्री का सबसे कम है। ठीक है, और कॉमन सेंस से 3 डिग्री हाइड्रोजन आसानी से निकल जाते हैं। तो एक एग्जांपल लेके कर लें इस सवाल को। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये केस लिया, अब 3 डिग्री सबसे आसानी से होता है, तो फिर हमें 3 डिग्री का ही केस लिखना चाहिए, तो हम ऐसा कोई केस बना लेते हैं ये। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, H2SO4 डाला और SO3 गैस डाली।
ये हमारा फ्यूमिंग ही है। और वैसे भी इतना टेम्परेचर ले लोगे 680 केल्विन के आसपास का, तो फ्यूमिंग तो हो ही जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट करा दो, SO3H लगा दो वहाँ पे, तो उसको हटाओ, कार्बन CH3 एक मिथाइल, यहाँ भी एक मिथाइल, और यहाँ पे SO3H ग्रुप लगा दीजिए और वाटर बाहर निकाल दीजिए, बात खत्म। जो कंपाउंड बन के आया उसको देखो, तो क्या लिखोगे, उसको लिखोगे 2 मिथाइल। अगर तुम चेन बनाने की कोशिश करो ना इसमें, तो ये अपनी चेन बन जाएगी, ये चेन बनेगी। तो देखो 2 नंबर पे, ये 2 नंबर कार्बन है ना, तो 2 नंबर पे लगा हुआ है मिथाइल, और उसके बाद प्रोप है, 3 कार्बन की चेन है, तो प्रोपेन, और 2 नंबर पे सल्फोनिक एसिड। तो हम इस पूरे कंपाउंड का नाम लिख देते हैं 2 मिथाइल और प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये इसका नाम हो गया, सिंपल है बिल्कुल। और यहाँ जो लिया हुआ था हम लोगों ने, देखो क्या लिया हुआ था, मेरे हिसाब से 2 मिथाइल प्रोपेन लिया था, है ना। ये 2 नंबर पे लगा हुआ है मिथाइल, ये, तो यहाँ जो हमने लिखा था वो 2 मिथाइल प्रोपेन था। तो कोई पूछ सकता है कि एल्केन से सल्फोनिक एसिड कैसे बनेगा, सल्फोनेशन करा के, सिंपल। दूसरी रिएक्शंस देखते हैं। सल्फोनेशन आसान होता है, जो नया है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई तरह से होती है कंप्लीट, उसका नाम है ऑक्सीडेशन। सबसे पहले तो नाम ही लिख लो, नई रिएक्शन ऑक्सीडेशन। कैसे होती है समझो। ऑक्सीडेशन का मतलब सिंपल है कि इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, ऑक्सीजन को ऐड कर दिया जाए, हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए, ये सारे प्रोसीजर जो हैं वो ऑक्सीडेशन ही कहलाते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे तरीके हैं ऑक्सीडेशन कराने के। सबसे पहले तो कंबशन ही है कि सीधा सीधा कंबशन करा दिया जाए, जला दो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो भी ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। तो पहला पार्ट तो कंप्लीट कंबशन है, ठीक, कंप्लीट कंबशन हो गया। दूसरा पार्ट जो है वो इनकम्प्लीट कंबशन है। इनकम्प्लीट क्या है, बेसिकली अगर ऐसा कहा जाए कि ऑक्सीजन जो थी वो इनसफिशिएंट अमाउंट में थी, तो कंप्लीट कंबशन नहीं, इनकम्प्लीट कंबशन कहलाता है। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ना मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है। ठीक है, दिमाग में ये बात रखें, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है। अच्छा, तो अच्छी बात है। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा तीसरा जो इसका पार्ट होता है वो ये है कि हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं पर कंबशन नहीं करा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ये तीसरा पार्ट हो गया इसका। ठीक, तो ये 3 तरह के हमें ऑक्सीडेशन पढ़ने हैं। तो 3 तरह में सबसे पहला पार्ट कौन सा है, तो सबसे पहला है कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन हेडिंग डालिए और आगे बढ़ जाइए। देखो क्या हो रहा है, खेल बड़ा सिंपल है और अच्छा है कि मान लो आपने मेथेन लिया, सबसे पहला प्राइमरी एग्जांपल, ऑक्सीजन ली, तो क्या बनने वाला है, CO2 + H2O। अगर कंप्लीट कंबशन हो रहा है, चुपचाप ये बनाना है, इसके अलावा कुछ और नहीं बनाना है। हीट निकलेगी ढेर सारी, कितनी हीट निकलेगी डेटा समझने में कोई मतलब नहीं है, डेटा बिल्कुल मतलब नहीं है, याद करना भी नहीं है। हीट निकलेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। और ये सिर्फ मेथेन के लिए ट्रू नहीं है, आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को कंप्लीटली कंबस्ट कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ही निकलेगी, इसके अलावा कुछ और नहीं निकलेगा। हाँ, अगर ऐसा है कि ये गैस फेज़ में है, ये गैस फेज़ में आपको दिया जाए और फिर ये भी गैस फेज़ में दिया जाए, किताबों में लिक्विड फेज़ में लिखा होता है, तो बेसिकली लिक्विड बनता नहीं है, बनता वाटर वेपर ही है। लेकिन ये बाद में ठंडा करने के बाद वाटर लिक्विफाई हो जाता है, वाटर वेपर, इसलिए उसको लिक्विड फेज़ में लिख देते हैं, वो अलग बात है। इसमें बैलेंसिंग की चर्चा करें तो बैलेंसिंग कर लो, 2 ऑक्सीजन लगा लो, 2 वाटर लगा लो, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ, तो LPG के अंदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का एग्जांपल ले लेते हैं। ऑक्सीजन लीजिए, कंबस्ट कराइए, तो बिना कुछ सोचे समझे कंप्लीट कंबशन करा रहे हो, तो यही बनने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। किसी भी हाइड्रोकार्बन की कंप्लीट कंबशन कराने पर ये ही बनता है और कुछ नहीं बनता है। ठीक है, तो इधर 4 लगाओ, इधर 5 लगाओ, इधर 13/2 लगाओ। ठीक, अब 13/2 को ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हो
कि 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो भी काम बन जाएगा, नो इश्यूज़, कोई परेशानी नहीं है उसमें। कंबशन का एक जनरल फार्मूला देख लो जो रिएक्शन में काम आएगा, बार बार उसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होगी। मान लो तुमने एल्केन लिया है CnH2n+2, तो n एल्केन लिया है, n कार्बन वाले एल्केन लिए हैं, तो ऐसे में कितनी ऑक्सीजन यूज़ होंगी, 3n+1/2 ऑक्सीजन यूज़ होंगी। जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन के आने वाले हैं वो n मोल बनने वाले हैं, क्योंकि कार्बन तो n ही थे, तो n कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, प्लस उससे एक ज़्यादा n+1 वाटर बनेगा। ठीक, ये कंप्लीट कंबशन की स्टोरी है, जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला फॉर कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन ऑफ एल्केन्स, सिंपल है, तो लिख भी दिया है, नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दिमाग में रखना है इस बात को कि एल्केन में ब्यूटेन का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मीथेन का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से आते हैं। ठीक, सेकंड हिस्सा हमारा क्या था, सेकंड जो पार्ट था वो था इनकम्प्लीट कंबशन, तो बी पार्ट की तरफ आते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन ऐसा होता है, इनकम्प्लीट कंबशन दो हिस्सों में होता है, मतलब दो सूरतों में होता है। कब, या तो ऑक्सीजन लिमिटिंग हो जाए, कम हो जाए, सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल नहीं है, और या तो जो हाइड्रोकार्बन है वो ही लिमिटिंग हो जाए, बहुत कम अवेलेबल हो। जब अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बन कम अवेलेबल होता है उस वक्त भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है। इस बात को दिमाग में रखना है। चलो देखो करके देखते हैं क्या है इनकम्प्लीट कंबशन। आओ देखो, तो दो रिएक्शंस होंगी, दो रिएक्शंस करनी है अपने को, ठीक है। जैसे कलर चेंज करें, पहले तो हमने लिखा CH4 और O2 लिया और उसको कंबस्ट कराया, तो बनेगा CO प्लस वाटर वेपर। ध्यान रखें CO2 नहीं बनेगी। ऐसा क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि कंप्लीट कंबशन नहीं करा रहे हो ना, इनकम्प्लीट कंबशन बोल दिया है, तो यही होने वाला है। अच्छा, ये कब है, जब CH4 लिमिटिंग है या फिर O2 लिमिटिंग है, तो दिमाग में रखें कि O2 जो है वो लिमिटिंग है। O2 लिमिटिंग कह लो या लिमिटेड कह लो। लिमिटिंग का मतलब तो ये हो गया कि हमारे पास O2 पूरी तरह रिएक्ट कर रही है, और हम क्या कह रहे हैं कि O2 जो है वो लिमिटेड है, बहुत कम अमाउंट की है, तो लिमिटिंग तो अपने आप ही हो जाएगी, पर हम कह रहे हैं कि अमाउंट उसका बहुत कम है, ठीक है। O2 लिमिटेड है, तो फिर ये रिएक्शन होने वाली है। और कभी भी किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप कंबस्ट कराएं, सिंपल कार्बन को ही कंबस्ट कराएं, तो सबसे पहले CO ही बनता है और सेकंड स्टेप में CO2 बनती है। कभी भी ये रिएक्शन जो CO2 बनने की है तो सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होती, 2 स्टेप रिएक्शन होती है, मतलब पहले CO बनेगा और फिर CO2 बनेगा, ठीक है। और क्योंकि हम लोग पहले हमेशा कंप्लीट कंबशन में ऑक्सीजन को सफिशिएंट अमाउंट में लेके चलते हैं, जिसकी वजह से हम कभी ये लिखते नहीं हैं कि CO बनी, जितनी CO बनेगी वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर CO2 में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक, ये चीज़ होती थी। दूसरा इसमें एग्जांपल था कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन भी लिमिटिंग हो सकता है, लिमिटेड अमाउंट में हो सकता है, तो हो सकता है, लीजिए अगर ये लिमिटेड है फिर तो रिएक्शन में चमत्कार हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं बनेगी। अगर बहुत कम मीथेन ले रखी है तो कार्बन प्लस वाटर वेपर, और इसको हम कहते हैं कार्बन ब्लैक। अगर ये बहुत कम अमाउंट में है तो कार्बन ब्लैक बनेगा। दिमाग में इस बात को बिल्कुल रख लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। तो इनकम्प्लीट कंबशन में दो बातें आई। क्या बातें आई कि अगर ऑक्सीजन लिमिटेड है तो CO बनेगा, और अगर हाइड्रोकार्बन लिमिटेड है तो कार्बन ब्लैक बनेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अब इसमें जो ऑक्सीडेशन है वो वाटर की प्रेजेंस में भी कराया जा सकता है। जैसे एग्जांपल लिखें, रिएक्शन विद स्टीम। अब देखो रिएक्शन विद स्टीम की चर्चा करें। मान लो आपने मीथेन लिया और इसमें वाटर वेपर मिलाई। वाटर वेपर क्या, बेसिकली ये स्टीम है, ध्यान रखें, वाटर नहीं है, मतलब लिक्विड फेज़ नहीं है, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर पे है। और सच बताएं तो ये निकल के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, निकल के प्रेजेंस के बिना नहीं होती। और रेने निकल लो तो बहुत ही अच्छी बात है। 1200 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर, बहुत स्पेसिफिक हो गया, मैं टेम्परेचर के पीछे नहीं पड़ता हूँ क्योंकि टेम्परेचर वेरी करते हैं रिएक्शन के अंदर, ठीक। ऐसा करने पे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर वेपर ये चीज़ मिलती है।
और इसके कंबाइंड फॉर्म में जो ये मिलता है ना, ये मिला हुआ, इसको सिन गैस बोलते हैं, सिन गैस। ठीक, ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लें कि जब आप स्टीम से रिएक्शन कराते हैं, मीथेन की स्पेशली, और निकल के प्रेजेंस में 1200 केल्विन से ऊपर का टेम्परेचर है, तो हमारे पास सिन गैस बनती है, विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है ना, ध्यान रखें इस बात को। वाटर नहीं, ऑक्सीजन क्यों लिख दिया मैंने, हाइड्रोजन से होती है, हाइड्रोजन से, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये दो गैसेस होती हैं, इनके कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सिन गैस, ये होता है। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, इसके बाद जो अगली हेडिंग थी हमारी वो क्या थी, वो तो थी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो सी पार्ट जो था हमारा, दैट वाज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से रिडक्शन का भी सवाल बनेगा आगे चल के। इसी का ठीक उल्टा, जिस प्रोसेस से हम ऑक्सीडाइज करके कुछ चीज़ें बनाएंगे, एल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इन्हीं का उल्टा करके आगे वाले प्रोडक्ट्स को रिड्यूस करा के एल्केन बनाने का प्रोसेस का सवाल भी आता है। ठीक, तो ये आगे चल के तुम्हारे काम आने वाला है, इसलिए इस रिएक्शन को गौर से देखो। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ, देखो अलग अलग कैटलिस्ट अलग अलग रेट ऑफ रिएक्शंस देते हैं। तो हमारे दिमाग में मीथेन का एग्जांपल सबसे पहले आता है, आना भी चाहिए क्योंकि सबसे बेसिक कंपोनेंट है और बढ़िया तरह से ऑक्सीडाइज तो हो ही जाता है। ये लिया आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और प्रेशर बहुत ज़्यादा, पहले ही बोला सब पैराफिन है, बहुत कम रिएक्ट करते हैं, कॉपर ट्यूब के अंदर रिएक्शन होती है, और इतना टेम्परेचर प्रेशर इतना ज़्यादा करने के बाद ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। K2Cr2O7 की प्रेजेंस में भी रिएक्शन होती है, दिमाग में रखना इस बात को, 10th में पढ़ा होगा। ठीक है ना, और मीथेन और ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है उसका रेशियो 9:1 का है, बाई वॉल्यूम। ठीक है, सब पूछा जाता है, दिमाग में रखें। ये पहली रिएक्शन हो गई। दूसरी रिएक्शन, मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराइए, पर मोलिब्डेनम ऑक्साइड ले लीजिए और प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, 100 ATM 200 ATM नहीं, थोड़ा बहुत, 1-2 मतलब एटमॉस्फेयर ज़्यादा कर दो। ऐसा करने पे HCHO बनता है, ये क्या है, एल्डिहाइड। ध्यान दो, कैटलिस्ट चेंज किया, रेट ऑफ रिएक्शन इतनी ज़्यादा हो गई कि मेथेनॉल के स्टेप पे ये रिएक्शन नहीं रुकी, आगे जा करके ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गई, इसका नाम होता है मेथेनॉल, मेथेनल, सॉरी एल्डिहाइड है ना, मेथेनल बोलेंगे इसको। और ऊपर वाली राम कहानी क्या थी, मेथेनॉल। ठीक है, दिमाग में बात रखें, सिंपल है, आसान है, कुछ टफ नहीं है, बस दिमाग में रखना है कि अलग अलग तरह के एल्केन्स अलग अलग प्रोडक्ट देते हैं, और एक ही एल्केन अलग अलग कैटलिस्ट के साथ अलग अलग तरह के प्रोडक्ट देगा, जैसे मीथेन ने यहाँ पे किया। ठीक, दूसरा देखो, कोई हायर एल्केन ले लो, हायर एल्केन का मतलब ज़्यादा कार्बन ले लो, ज़्यादा कार्बन लेते ही आप ऑक्सीजन लेंगे, और फिर इसकी रिएक्शन जो है वो Ag2O की प्रेजेंस में करा दीजिए, थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। ऐसा करने पे आपको RCOOH मिलता है और साथ में H2O मिलता है, यहाँ पे आप 3 लगा लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। इसको भी 2 कर लीजिए, इधर भी 2 कर लीजिए, अब ठीक है। तो क्या समझ आया कि जब भी कभी हायर एल्केन होंगे और सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स देंगे, यानी 3 कार्बन ले लेते, 4 कार्बन ले लेते, 5 कार्बन ले लेते, 6 कार्बन ले लेते, तो उनके रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते जाएंगे। ठीक है, ये रिएक्शन K2Cr2O7 की प्रेजेंस में भी होती हैं, ये रिएक्शंस जो हैं वो KMnO4 के प्रेजेंस में भी होती हैं। तो अब मान लो KMnO4 ही ले लिया मैंने, तो मेरे पास मान लो ये है CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और ये H, ये कोई ब्रांच्ड एल्केन ले लिया, तो 2-मेथाइल प्रोपेन है ये, और एक नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड की गई KMnO4 के द्वारा। एल्कोहलिक लेते हैं KMnO4 हमेशा, KMnO4 के प्रेजेंस में ये कहाँ से आई, इसी KMnO4 ने प्रोवाइड की। अब ये KMnO4 से जो ऑक्सीजन मिली है ये कार्बन पे जाके अटैक करेगी, रिएक्शन करेगी अच्छी तरह से,
ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाएगा और निकला हुआ हाइड्रोजन उसमें जुड़ जाएगा, बात खत्म। तो ये बन क्या गया, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ठीक। जो बना उसका नाम क्या है, IUPAC नाम लिख लो भाई, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ये बन गई रिएक्शन, सिंपल। तो ये ऑक्सीडेशन का पार्ट था, ज़्यादा टफ नहीं है। इसी को और ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करो ना, तो लिख भी देता हूँ, चलो करता हूँ, इसको कंप्लीट ही कर दूँ। तो आप एल्केन लो और K2Cr2O7 ले लो, एल्कोहलिक, तो ये बनेगा एल्कोहल। फिर यही कंडीशन यहाँ भी चेप दीजिए, तो बनेगा बेटा आपका एल्डिहाइड। कीटोन डिपेंड करता है बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि सिमेट्री ऑफ कार्बन बताती है कि बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है ना। एल्डिहाइड के बाद बनता है एसिड। कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड को फिर से यही रिएक्शन आप फिर से कराइए, तो एंड प्रोडक्ट तो कंबशन का ही निकलेगा, क्योंकि आखिर में कितना ऑक्सीडाइज होगा, जितना ऑक्सीडाइज होगा कार्बन डाइऑक्साइड की स्टेज तक ही पहुंचना है उसको। हम उस स्टेप को धीमे धीमे कर रहे थे, इसलिए इंटरमीडिएट्स मिल रहे थे। कंबशन में डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर प्लस ढेर सारी हीट हमें बाहर मिलेगी। तो ये है वो रिएक्शन जो कि सच में होती है, ठीक है ना। एल्केन को आप K2Cr2O7 या KMnO4 के प्रेजेंस में अगर ऐसे रिएक्ट कराते हैं तो यही बनने वाला है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। जहाँ भी आप रिएक्शन को रोकना चाहें, एक पॉइजन अप्लाई करके रिएक्शन को रोक सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स इस तरह मिलते हैं। इन्हीं का उल्टा रिएक्शन भी आगे चल के पूछी जाएगी कि एल्केन कैसे बनाएंगे, एल्कोहल से रिड्यूस करेंगे तो कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स इस्तेमाल होंगे। LiAlH4 का नाम सुना होगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। GOC में काफ़ी सारी रिएक्शंस उसकी देखी थी। आगे देखते हैं। इसके बाद एक चीज़ है आइसोमेराइजेशन, कि आइसोमर कैसे बना दिए जाएं। देखो ये अच्छी रिएक्शन है और मुश्किल भी होती है। तो जो अगली रिएक्शन है दैट इज आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन, आइसोमर बनाने का क्या मतलब है, बहुत सारा प्रेशर इस्तेमाल होता है आइसोमर बनाने में। जैसे ये दो, आपके पास ये जो है वो N ब्यूटेन है, ठीक। 550 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर ले लो, 35 ATM का प्रेशर इतना हाई लगा लो, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ AlCl3, ठीक। और HCl के प्रेजेंस और ले लो। ऐसा करने पर ये अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है। कलर चेंज करके आइसोमर लिख देते हैं, CH3 CH CH3 और यहाँ पर CH3। ये क्या बन गया, ये बन गया आइसोब्यूटेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है, कार्बन में कोई चेंज नहीं है, हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं है, लेकिन ये कंडीशन देने से प्रेशर, टेम्परेचर और कैटलिस्ट की ये अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। मतलब क्या सारे के सारे आइसोमर ही बन जाते हैं, नहीं। N ब्यूटेन भी मिलता है प्रोडक्ट में और आइसोब्यूटेन भी मिलता है। जब आइसोब्यूटेन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लग जाए तो हम समझते हैं कि आइसोमेराइजेशन हो रही है। तो ये आइसोमर बनाने का एक अच्छा प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट। अगली बात देखें। अच्छा इसका एक और बात है कि यूज़ कहाँ होता है इसका। तो समझो कोई भी पेट्रोलियम फ्रैक्शन हो, उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के काम आता है। अगर हम आइसोमर बना रहे हैं तो बेसिकली ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है इससे। ऑक्टेन नंबर क्या होता है आगे चल के बताएंगे। अगली स्टोरी क्या है, इसको हटाते हैं। नेक्स्ट स्टोरी इज एरोमेटाइजेशन। एरोमेटिसिटी ले आए कंपाउंड में, ओपन चेन से क्लोज चेन बनाएं, और साथ ही साथ ना सिर्फ क्लोज चेन बनाए जबकि एरोमेटिक बना दे कंपाउंड को। तो रिएक्शन का नाम है एरोमेटाइजेशन। ये अब देखो कॉमन सेंस है कि एरोमेटिक होने के लिए जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो है बेंजीन, और बाकी बेंजीन के अलावा भी नॉन बेंजोनॉइड भी होते हैं, लेकिन वो इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं और इतने ज़्यादा होते भी नहीं हैं। तो
एरोमेटिक कंपाउंड्स में सबसे पहली हमारी जो नज़र जाती है वो जाती है बेंजीन पर, और बेंजीन कैसे बनाए जाते हैं इस बात की हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि हाउ बेंजीन इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्केन्स। तो अगर बेंजीन बनाना तो 6 कार्बन होने चाहिए, ठीक। 6 कार्बन की हम लोग कोई भी ओपन चेन ले लें, तो एन हेक्सेन ले लीजिए आप, ठीक। ये एन हेक्सेन, मैं इसको इरेज करता हूँ सबसे पहले, तो बॉन्ड लाइन डायग्राम बनाता हूँ, ठीक। 1 2 3 4 5 6 ये बनाया। तो जहाँ जहाँ पे ये कॉर्नर्स हैं वहाँ वहाँ पे हमारे पास कार्बन है, और जो बॉन्ड है वो बॉन्ड है। हाइड्रोजन मैं लिख नहीं रहा हूँ जानबूझकर, क्योंकि हर कार्बन को जितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है बॉन्ड बनने के बाद उतने हाइड्रोजन सब में बने हुए हैं, ये आप मान लीजिए, ठीक। ये होने के बाद इसमें जो हमें लेना है वो Cr2O3, ठीक। Cr2O3 लेना है। तो Cr2O3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है, Cr2O3, और ऐसे में 773 केल्विन का टेम्परेचर और 20 ATM का प्रेशर। ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो गया, बिल्कुल हो गया, लेकिन होता है ये। अब देखो क्या होगा इसमें, कुछ खास नहीं, ये इसकी रिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये जो कार्बन अलग है ये जाकर इसमें जुड़ जाएगा, ठीक। जैसे ही जुड़ा दोनों से एक एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो निकल गया। जैसे ही निकला तो भैया हाइड्रोजन निकल गया, हम कहेंगे -H2। ये डिहाइड्रोजिनेशन की बात है, ठीक। हाइड्रोजन निकला, अच्छा ठीक, यहाँ से यहाँ में ही -2 हाइड्रोजन निकल जाएगा बेसिकली। ऐसा कह सकते हैं ना कि पहले ऊपर की रिएक्शन में पहले ही फेज़ में हाइड्रोजन निकला था, अब यहाँ पे हर एक पेयर से एक एक हाइड्रोजन निकाल दो, तो 6 हाइड्रोजन निकल गई। 6 हाइड्रोजन निकली तो फिर ये किसमें कन्वर्ट हो गया, बेंजीन में। डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस कहलाता है ये। डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। यहाँ से बेंजीन बना लिया, सिंपल तरीका था बेंजीन बनाने का। याद रखना Cr2O3 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और Cr2O3 की जगह अगर चाहो तो V2O5 भी ले सकते हो, और चाहो तो MO2O3 ले सकते हो, मोलिब्डेनम ऑक्साइड। और मोलिब्डेनम ऑक्साइड जो है वो Al2O3 के साथ काम करता है, तो इसका आपको पेयर लेना पड़ता है। सेम रिएक्शन होगी, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। इसी की जगह अगर आप इस रिएक्शन में जो हम लोगों ने एन हेक्सेन ले रखा था, एन हेक्सेन की जगह एन पेंटेन ले लेते, तो ये था, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, तो ये एन हेप्टेन है, एन हेप्टेन टाइप की चीज़ ली। फिर से वही रिएक्शन करा दीजिए, मैं Cr2O3 ही लिख रहा हूँ, Cr2O3, कंडीशन सेम, 773 केल्विन, 770 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 ATM का प्रेशर, और यहाँ से एक हाइड्रोजन तो निकल ही जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये यहाँ पर चेन बंद होगी, ये जैसे ही यहाँ चेन क्लोज हुई, दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकल गया। इसके बाद कुछ नहीं करना, ये इंटरमीडिएट टाइप का है, अनस्टेबल टाइप के स्टेज में है अभी ये, है ना। और जो आपने कंडीशंस दे रखी हैं प्रेशर की, उसमें सस्टेन नहीं कर पाता है, 3 हाइड्रोजन निकल जाते हैं। और निकलने के बाद ऊपर वाला तो वैसे ही रह जाएगा, ऊपर वाले कार्बन के साथ कोई लोचा नहीं है, यहाँ पे बेंजीन बन गई, ठीक। ये बेंजीन बनाने का अच्छा प्रोसेस है, सिंपल है, सस्ता है। आगे देखें, अगला टॉपिक है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस, पायरोलिसिस क्या है, गौर से देखो। कभी भी ऐसा कहो कि किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज कराना है, और डिकम्पोज कराने के लिए अगर हीट का इस्तेमाल किया जाए तो हम कहते हैं कि हम पायरोलिसिस करा रहे हैं, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं डिकम्पोजिशन
of a compound by action of heat is called pyrolysis। सिंपल है, टफ नहीं है, आसानी से आ जाएगा। तो मतलब गर्म करना, जलाना है, ख़त्म करना और कुछ थोड़ी। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक बात समझना, इसको ऑक्सीडेशन की तरह लेकर मत चलना, क्योंकि ऑक्सीडेशन में हम लोग ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, और पायरोलिसिस ये बिल्कुल नहीं कर रहा है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये वो ऐसे कोई बातें नहीं कर रहा है। मतलब ये है कि सिर्फ हीट का इस्तेमाल करना, ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, प्रेशर को घटा बढ़ा सकते हैं जो हमारी डिमांड हो उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो जैसे मान लो C6H14 हमारे पास, ये हेक्सेन हमारे पास मटेरियल है। अब हेक्सेन की चर्चा करो, 773 केल्विन का टेम्परेचर कर दो और 6 ATM का प्रेशर मान लो। 6 to 7 की रेंज होती है, इसके बीच में रिएक्शन हो जाती है, और इसमें ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं लिया हुआ है, पायरोलिसिस करा रहे हैं। तो क्या बनेगा, C6H12 प्लस H2, 2 हाइड्रोजन निकल गए, ठीक। हेक्सेन और और हाइड्रोजन बना, ठीक है। इसकी जगह पे आप C4H8 ले लेते, हम ले रहे हैं, ये बन गया। उसका एग्जांपल बाद में बताता हूँ, पहले तो ये C4H8 तो एल्कीन में बताऊँगा, अभी इसमें नहीं करते हैं ना, एल्केन ही कर रहे हैं हम। ये बन गया, ये बनकर आता है, सिंपल है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, C6H14 के अंदर और पॉसिबिलिटी क्या है, सेम आप कंपाउंड ये जो है कंडीशन लिख दीजिए, ये इसमें भी ब्रेक हो सकता है, ब्यूटीन में और एथेन में। देखो, पहले तो वो एल्कीन और हाइड्रोजन में टूटा था, ये भी पॉसिबिलिटी है कि एल्कीन और एल्केन दोनों में टूटे, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि एल्कीन 2-3 बन जाए और एल्केन भी बन जाए। तो ये इसकी पॉसिबल रिएक्शंस हैं जो मैं भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। यही कंडीशन यहाँ, यही कंडीशन यहाँ, आप देखो तो C3H6 प्लस C2H4 प्लस CH4, देखो C3H6 CnH2n है, तो बेसिकली एल्कीन है। C2H4 ये भी एल्कीन है, और आखिरी में CH4 मेथेन एल्केन है। तो आप देखो इससे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास निकल कर आती हैं। जो पॉसिबिलिटीज़ निकल कर आती हैं उनका नाम है, सबसे पहले तो एल्कीन बन रहा है ढेर सारा, ये की पॉइंट है पायरोलिसिस में। जब आप एल्केन की पायरोलिसिस कराते हैं तो आपको जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलने वाला है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, वो एल्कीन ही है। लोअर एल्केन्स बन सकते हैं टूटने के बाद। तो अगर हायर एल्केन से लोअर एल्केन बनाने का तरीका पूछा जाए तो वन ऑफ द मेथड इज पायरोलिसिस, ऑल्दो ये बहुत एफिशिएंट मेथड नहीं है, ठीक है। लोअर एल्केन्स बनाने का एल्केन बन सकता है, वही लोअर एल्केन जो बोला अभी, और हाइड्रोजन गैस निकल सकती है। दीज आर द 4 पॉसिबल प्रोडक्ट्स व्हेन वी पायरोलाइज अ वेरी हाई ऑर्डर एल्केन्स, 6-7-8 कार्बन के एल्केन्स के साथ ये काम किया जाए तो, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा लिखने की। अब देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की चर्चा ख़त्म हो गई है, जितनी पढ़ानी थी उतनी पढ़ा दी, इससे ज़्यादा पूछी नहीं जाती, मोर देन सफिशिएंट हो गया है। यूज़ की चर्चा करें, यूजेस ऑफ एल्केन्स, क्या यूजेस हैं, हाँ भाई यूजेस की चर्चा करें। सबसे पहली बात कि एग्जाम्पल लेके समझते हैं, मीथेन की चर्चा करो। मीथेन कहाँ इस्तेमाल होता है, मीथेन जो है वो नेचुरल फॉर्म में मिलती है, नेचुरल गैस के फॉर्म में हमें, ठीक, और फ्यूल की तरह इस्तेमाल होती है। तो जो हम लोग CNG वाली गैस पढ़ते हैं उसमें यही सब होता है, ठीक है ना, फ्यूल की तरह काम करेगी। अच्छा, LPG में होती है, ये भी तो फ्यूल ही है, हाँ बिल्कुल फ्यूल है, कार स्कूटर बस के उसमें काम आता है। मीथेन का इस्तेमाल, इसी मीथेन का इस्तेमाल कार्बन ब्लैक बनाने में किया जाता है। रिएक्शन भी देखी थी पीछे, नहीं याद है तो पीछे की रिएक्शन दिखा देते हैं कार्बन ब्लैक की। कार्बन ब्लैक कहाँ गया, ये है कार्बन ब्लैक, ये, ठीक। मीथेन लिमिटेड लेकर ढेर सारे ऑक्सीजन में अगर कंबस्ट कराया जाए तो हम लोग कहते हैं कि इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है, कार्बन ब्लैक बनता है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कार्बन ब्लैक बनाने के काम आता है मीथेन, इम्पॉर्टेंट है कार्बन ब्लैक, समझना। अच्छा, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कार्बन ब्लैक, इसी क्या खास बात है कालिक बना लेने में।
कालिक का खास बात यह है कि प्रिंटिंग इंक जो होती हैं वो इससे बनाई जाती हैं, प्रिंटिंग इंक का इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसी का इस्तेमाल पेंट बनाने में किया जाता है। तीसरी बात, इसी का इस्तेमाल टायर बनाने में किया जाता है। तो ये जो गाड़ी वगैरह में टायर हम लोग मोटरसाइकिल में इस्तेमाल करते हैं, वो सब ऑटोमोबाइल के टायर्स कार्बन ब्लैक से बनाए जाते हैं, जो कि मीथेन से बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, एक मीथेन कंपाउंड अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट हो गया, तो पूरे एल्केन को तो छोड़ ही दो। दूसरा, अब चलो इसकी आगे की चर्चा करें। दूसरा कि जो भी ऑक्सीडेशन कराते हैं हम लोग, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ध्यान रखें, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से हमें जो मिलता है वो मिलता है एल्कोहल, अभी दिखाया था, और एल्डिहाइड अभी पढ़ाया, और एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। ये सारे ही प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास में अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ते हैं कि पेंट इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा हाथ है वो अल्कोहल का है, ठीक है ना। तो अल्कोहल बनता है किससे? एल्केन के ऑक्सीडेशन से। तो अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है पेंट इंडस्ट्री के अंदर, डाई इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। इसके बाद और देखो, तो मान लो ये तो हो गए छोटे एल्केन्स हमने पढ़ लिए, मेथेन वेथेन की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी। हायर एल्केन की बात करो, हायर एल्केन्स। तो हायर एल्केन क्या करते हैं? हायर एल्केन हमें किस फॉर्म में मिलते हैं? सबसे पहले तो ये समझो, गैसोलीन के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक। उसके बाद केरोसिन के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक। दूसरा, डीजल के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक। पेट्रोल के फॉर्म में मिलते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल के फॉर्म में मिलते हैं, पैराफिन वैक्स के फॉर्म में मिलते हैं। हमने पहले ही बोला कि 17 कार्बन के बाद सब वैक्सी सॉलिड्स होते हैं, ठीक। अच्छा, इन सब का इस्तेमाल, केरोसिन का सब जानते हैं क्या इस्तेमाल है, डीजल का भी इस्तेमाल जानते हैं क्या इस्तेमाल है, गैसोलीन का भी इस्तेमाल जानते हैं, पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल भी जानते हैं, तो इसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। हायर एल्केन्स इसी फॉर्म में मिलते हैं, जिस फॉर्म में मिल रहे हैं वो डायरेक्टली हमारे लिए फ्यूल के पर्पस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, और ये तो हम इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में पैराफिन वैक्स। अगर आप सोचो तो पेट्रोलियम जेली करके लिखा होता है वैसलीन जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो है तो इसी से बना हुआ, ठीक है। दूसरी बात, अगर हमें हेलो एल्केन्स बनाने हो, ठीक है ना, हेलो एल्केन्स, तो हेलो एल्केन्स कैसे होते हैं? जैसे CH2 Cl2 CHCl3, ये तो भैया क्लोरोफॉर्म है। CCl4, ये कौन है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। अच्छे सॉल्वेंट्स हैं, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बनते किससे हैं? ये बनते तो एल्केन से ही है, और इनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारा इस्तेमाल है। तो एल्केन्स वो मटेरियल्स हैं जो हमें इतनी वैरायटी ऑफ वो मटेरियल प्रोवाइड करके देते हैं जिनके अलग अलग यूजेस पर्पसेस हमारे डेली लाइफ में होते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ आइसोमेरिज्म का पार्ट है जो पढ़ाना होता है इसके बाद, लेकिन पहले ही हम बोल चुके हैं कि आइसोमेरिज्म एक बिल्कुल अलग सेगमेंट में पढ़ेंगे, इसलिए एल्केन्स के साथ इनके आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक। तो लेक्चर के अंदर कहीं भी आइसोमेरिज्म या IUPAC नेमिंग नहीं होगी। IUPAC नेमिंग और आइसोमेरिज्म, ये दो पार्ट्स बिल्कुल सेपरेट पढ़ाएंगे। जब आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सबके आइसोमर्स एक साथ पढ़ते चले जाएंगे, ये टुकड़ों में नहीं पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर फोकस रहेगा। तो लेक्चर में यहाँ पर एल्केन्स का जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। अब इच्छा तो ये है कि शायद पढ़ा देना चाहिए, लेकिन वही है कि अगर एल्केन का पढ़ाएंगे यहाँ पे तो एल्कीन का एल्कीन के साथ पढ़ाएंगे तो आपस में कोई कंपैरिजन रह नहीं जाएगा एल्कीन और एल्केन्स के आइसोमर्स में, आइसोमेरिज्म में, तो वो एक साथ एक सेगमेंट चलेगा। फिलहाल तो ये एल्केन्स का पार्ट 3 लेक्चर में ख़त्म हुआ है। अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे एल्कीन्स। लेक्चर को यहाँ रोक देते हैं, एल्केन्स ख़त्म करते हैं, अगले पार्ट में एल्कीन्स से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर को एंड करते हैं, गुड बाय।